हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज से मैं आपको बेहद बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इजराइल हमास युद्ध, इजराइल हमास वार जो चल रहा है। कल 7 तारीख था, कल 7 दिसंबर था। अब उसको शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से ये जो युद्ध है वो चलता जा रहा है। तो इसी के बाद मैं आपको विजन IAS मैगजीन की जो अक्टूबर मंथ वाली मैगजीन है वो मैं करा रहा हूँ। इसके पहले वाली जो क्लासेस हैं यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुका था। और आज से इंटरनेशनल रिलेशन में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इजराइल हमास युद्ध को हम समझाएंगे आपको। इसके पीछे के बैकग्राउंड्स, कैसे ये युद्ध शुरू होता है, कैसे इजराइल का निर्माण हुआ, फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष कितने वर्षों से पुराना है, क्या इसका वास्तविक चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट्स होंगी वो बिल्कुल एक यूपीएससी के एस्पिरेंट और यूपीपीसीएस के जो भी सारी चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग होंगी। इसमें हम लोग बायस्ड होकर ना कोई पॉलिटिकल कमेंट करेंगे और न ही आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अनबायस होकर चीज़ों को नहीं देखना है। दोनों पर्सपेक्टिव को, दोनों तरफ की चीज़ों को समझते जाना है, ठीक है। एक बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच अपना करके सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। और आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमें आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, यहाँ एक सीधा आपको डिस्क्लेमर ये है कि आपको यहाँ एग्जाम्स देना है, ठीक है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो किसी के आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा, ना कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कमेंट करूंगा, ठीक है। तो अब ये न्यूज में क्यों रहा, तो इजराइल हमास युद्ध के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि 7 अक्टूबर को हमास क्या है। हमास एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए, वहाँ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर जो अदर वर्ल्ड है उसको क्या करता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको घोषित कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ हमास के जो लड़ाके थे, यानी जो वहाँ के फाइटर्स थे, उन्होंने तूफान अल अक्सा मतलब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से एक जो है इजराइल पे अचानक बड़ा हमला कर दिया, ठीक। अब इस हमला जो इतना बड़ा भयानक था, इतना भयानक हमला था कि सब लोगों ने, सारी दुनिया ने इसको देखा और इजराइल ने इस हमले के जो प्रतिशोध में हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये यहीं से शुरुआत हुआ। पर क्या ये यहीं से शुरुआत हुआ है वर्तमान में? नहीं, इसकी जड़ें अब बहुत पुरानी है। अब कैसे हैं उस चीज़ को हम तो देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग पृष्ठभूमि को समझेंगे। पृष्ठभूमि को समझने के पहले हम लोग पृष्ठभूमि समझेंगे, फिर वर्तमान में क्या हुआ और इसके बाद जो वर्तमान युद्ध का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या संबंध है, और ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। पर इससे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा आपको मैप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैप आप देख लीजिए, वैल्यू एडिशन के लिए मैंने मैप लिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका, इसको देख लीजिए, ये इजराइल है, ठीक है। ये इजराइल है और यहाँ मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी सवाल कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप। जब 6 डे वार हुआ था ना, तो इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा किया था, सीरिया वाला भाग, ठीक है। ये गोलन हाइट्स है, हाँ ये गोलन हाइट्स, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये आपका इजराइल है, ठीक, इजराइल ये वाला पार्ट। अब इसमें अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गाजा स्ट्रिप जो है, ये अभी वर्तमान की जो यथास्थिति है उसके अनुसार गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी, ये छोटी सी पट्टी है, आप देख रहे होंगे इसमें, ये आप जानते होंगे, ये क्या है, ये फिलिस्तीन का पार्ट है और ये वेस्ट बैंक, ठीक है, ये वेस्ट बैंक। वैसे कहने के लिए दावे जो कर जाते हैं तो ये दावा ही कहता है, दावा का मतलब ये वास्तविकता भी है और एक तरह से कि वहाँ पे फिलिस्तीन की ही भूमि थी जहाँ पे यहूदियों को बसाया गया फिर, ठीक है। अब इसके बारे में अब यहूदी तर्क देते हैं कि वो हमारे पहले जो 3000 सालों से पहले की भूमि थी। अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे पृष्ठभूमि, वो सब विवाद में नहीं पड़ना है। पर वर्तमान की जो यथास्थिति है उसके अनुसार हम ज्योग्राफी को समझाने के आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप है, यहीं से आपका जो है हवाई हमला, ये आपका दक्षिणी इजराइल में शुरू हुआ था, ठीक है। हवाई हमला जो शुरू हुआ वो दक्षिण इजराइल में यहीं से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, देखिए ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप। अब ये गाजा स्ट्रिप में ये बहुत घनी आबादी वाला एकदम ये स्ट्रिप है, ठीक। अब एक बात देखिए, यहाँ पे एक 3 क्रॉसिंग है, आप समझिएगा। एजेव क्रॉसिंग, ये क्या है, एजेव क्रॉसिंग है इजराइल में इंटर करने के लिए, ठीक है। दूसरी ये गाजा सिटी है पूरी, ठीक। एक खान यूनुस का इलाका है, बहुत घना आबादी है, ठीक है। वादी गाजा है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक। अब ये गाजा स्ट्रिप का आप देख रहे होंगे स्थिति, और ये रफा क्रॉसिंग है। आप बार बार न्यूज में आ रहा था रफा क्रॉसिंग, तो रफा क्रॉसिंग ये है कि वो एक इजिप्ट में यानी सेनाई जो प्रायद्वीप है इजिप्ट का, वहां से एंट्री करने के लिए एक क्रॉसिंग बनाया गया। अब इजराइल, अब ये युद्ध कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से सब जो है ये
इन्होंने दक्षिणी जो इजराइल है उस पार्टी पे उन्होंने हमास ने हमला कर दिया। ठीक है, जब हमास ने हमला किया तो इजराइल ने रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट करने के बाद उत्तरी गाजा में, ये पूरी जो उत्तरी गाजा उत्तरी गाजा पर इन्होंने इजराइल ने कम से कम यहाँ पे तो सारी चीज़ों को नष्ट ही कर दिया है। जितनी हवाई और बम्बिंग की गई है सब लोग भाग करके यहाँ चले गए हैं खान यूनुस के इलाके में। ठीक है, अब देखिए खान यूनुस के इलाके में जब चले गए हैं तो यही एक रफा क्रॉसिंग है, यहीं से लोगों को राहत सामग्री और अन्य चीज़ें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, केरोम सेलेन है। ठीक है, ये यहाँ पे भी जो है ये गुड्स क्रॉसिंग है, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है, यहीं से जो है रसद और अन्य चीज़ें जो है वो गजा में पहुंचाई जा रही है। तो अब आप देखिए ये इजराइल का मैप। सवाल यहाँ से यूपीपीसीएस में क्या पूछा हुआ है, यूपीएससी में देखिए ये लेक ट्रिब्लिस है, लेक ट्रिब्लिस सी ऑफ गैलिली यानी गलाइल सागर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये लेक है, ये लेक है यहाँ पे देखिए लेक ट्रिब्लिस। ये तीन जो है जॉर्डन, सीरिया और इजराइल और कहीं ना कहीं कुछ जो है अन्य, हाँ ये सब चीज़ों को टच करता है। ठीक है, तो ये जो लेक टिब्रिस है, टिब्रिस इसको बोलते हैं यानी गलाइल सागर बोलते हैं, और ये डेड सी है यानी मृत सागर। मृत सागर इतना खारा है कि यहाँ पे अगर आप सो के बुक पढ़ सकते हैं, ऐसी मतलब डूबेंगे नहीं, ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, उसके बीच में एक लिंकअप नदी है, वो उसको बोलते हैं जॉर्डन रिवर। ठीक है, जॉर्डन रिवर, इसको आपको ज्योग्राफी को याद रखना है। ठीक, ये हाइफा है, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में जेरूसलम है, यही जेरूसलम विवाद की सारी जड़ जो है ये जेरूसलम है। ठीक है, जेरूसलम कैसे है उसको भी हम लोग समझेंगे। रामल्ला है, ठीक है, तेल अवीव राजधानी है, तेल अवीव। ठीक, और यहाँ पे अस्दूत है, अस्दूत। ये यूपीपीसीएस में सवाल इस बार बनने वाला है, 100% यूपीपीसीएस और यूपीएससी में सवाल ये बनेगा। क्यों बनेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए एस्कलॉन है यहाँ पे, एस्कलॉन में ये हमला हुआ था यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये असदूत जो बात करें असदूत का, ये यूपीपीसीएस का इस साल का सवाल है या यूपीएससी में सवाल बनेगा। 100% श्योर है कि यहाँ से सवाल आ रहा है, इसलिए आप इसको 2-3 बार मैं आपको बता चुका। ये एक पोर्ट है, ठीक, ये पोर्ट है, और ये पोर्ट ऐसा है कि ये वेस्ट बैंक, ये जो गाजा पट्टी उसके उत्तरी इलाके में है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ये ऐसा पोर्ट है इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पोटास का जो है निर्यात होता है। पोटास का जो पोटास क्या होता है, पोटास जो है कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में पोटास का यूज होता है। ठीक है, तो जो पोटास होता है इस यहीं से असदूत से ही जो है इसी पोर्ट से दुनिया का 3% यहीं से निर्यात, पूरे दुनिया का 3% का व्यापार एक सिंगल पोर्ट ही जो है वो कवर करता है। अब ये जो है जब से विवाद हुआ है यहाँ पे जो स्थिति है वो चरमरा गई है। अब ये जो है यहाँ से निर्यात आयात सब चीज़ें जो है लगभग ठप सी पड़ी हुई हैं। तो दुनिया में कहीं ना जो गरीब देश हैं वहाँ पे खाद्य असुरक्षा पैदा होगी, खाद्य असुरक्षा पैदा जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पोटास जो है जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, एक तरह से यूज होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में, वो पोटास यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। तो इस दूत ये पोर्ट पूछेगा कि सवाल जरूर पूछेगा, आपको ध्यान देना है। और इसमें भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि गलाइल सागर है, डेड सी है, रिवर जॉर्डन है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान दिए रहना। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी है, ये सिनाई प्रायद्वीप है। तो अब आपको ये मैप देख लिए होंगे, इजराइल ये है। अब हम लोग समझते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन का जो पृष्ठभूमि है वो क्या रहा है। ठीक, तो इजराइल जो वर्तमान में जो भी युद्ध जारी हुआ है उसके पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। जो ऑपरेशन तूफान अलक्सा था ना, वो तूफान अलक्सा था यहूदियों का एक पवित्र दिन था, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, उसको बोलते हैं सब्त। उसी के दिन शुरू किया गया। सब्त क्या है, इस यहूदियों का उपासना और अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन होता है। यहाँ पे इस लोग प्रेयर वगैरह करते हैं, और उस दिन जो आप जो हमला देखे होंगे उसमें एक कंसर्ट हो रहा था, म्यूजिक कंसर्ट, वो सब लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे आपका। तो इजराइल ने मात्र 20 मिनट में 5000 रॉकेट को दाग दिया इजराइल ने। अब 5000 रॉकेट को जब दागा तो जो इजराइल का आयरन डोम है, आयरन डोम, ठीक है, आयरन डोम क्या है, एक जो है वायु रक्षा प्रणाली है, शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को रोकता है ये। इसको 2011 में इजराइल ने बनाया था, और ये क्या करता है कि सबसे कम दूरी वाली और जमीन से जो हवा में मार करने वाली जो भी मिसाइल होती हैं वो एक प्रकार की एक वायु रक्षा प्रणाली है। तो आयरन डोम जब 20 ही मिनट में 5000 रॉकेट फायर किए गए तो ये प्रणाली पूरी तरह से फेल हो गई। ठीक है, तो ऐसे में ये मतलब आप एकदम पूरी तरह से इसी कारण से बहुत सारी तबाही का सामना इजराइल को करना पड़ा। इस प्रणाली में क्या शामिल होता है, एक डिटेक्टर होता है, एक ट्रैकिंग रडार होता है, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली होती है, और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जो कि वो हिट करती है जो भी जिन चीज़ों को वो जो है रडार इंटरसेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाले कोई भी रॉकेट मिसाइल या मानव रहित जो विमान होते हैं, यूएवी होते हैं, उसको नष्ट कर सकती है ये आयरन डोम। ठीक है,
तो इसराइल ने जब गाजा पट्टी पे जब हमला शुरू किया, यानी जो रिटेलिएशन किया, तो उसके जो है उसके हमास के लड़ाकों के खिलाफ उसको नाम दिया आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, आयरन स्वॉर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन स्वॉर्ड्स इसराइल ने रिटेलिएशन में जो दिया, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड जो था, ठीक है, अलक्सा फ्लड जो था, वो हमास ने इसराइल पर युद्ध के दौरान नाम दिया था। और इसी दौरान भारत ने क्या किया, इसराइल में जो भी अपने नागरिक हैं उनको फंसे थे, उनको बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। तो उनको नाम दिया गया उस ऑपरेशन का ऑपरेशन अजय। यूपीपीसीएस का इस साल का सवाल भी बन सकता है, ऑपरेशन अजय। सीधे आपको ध्यान देना है, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? भारत ने जब इसराइल से जब युद्ध हो रहा था तो वहां से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया था। ठीक है, तो ये बात जान ली। अब हमास ने हमला किया, तो हमास है क्या? विजन आइस की मैगजीन के अनुसार हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छी मैगजीन होती है, इस पे आप सवाल उठा नहीं सकते। तो हमास क्या है? हमास या इस्लामिक रेजिडेंट मूवमेंट जो है, एक प्रकार से मूवमेंट, यानी कि ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी हमास की। ठीक है, यह जो गाजा पट्टी आपको दिखाया, ठीक है, वेस्ट बैंक दिखाया और पूर्वी यरूशलेम दिखाया। यरूशलेम का जो पूर्वी हिस्सा है उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। तो उसके विरोध करने के लिए जो शुरू हुए, जो पहले इंतिफादा यानी कि जो फिलिस्तीनी विद्रोह हुए थे, उसी के परिणाम स्वरूप हमास का गठन हुआ था। अब 2005 में इजराइल सैन्य और असैन्य दोनों स्तरों पर गाजा से इसको बाहर निकाल दिया गया। जब गाजा पट्टी से हटा, तो इजराइल के हटने के बाद तुरंत जो है हमास जो है गाजा में क्या हो गया, प्रतिनिधित्व के रूप में प्राधिकरण बन गया। मतलब वही अब एक तरह से वहाँ के गाजा के लोगों के लिए प्राधिकरण बन करके उनकी आवाज़ बनने लगा। ठीक है, हमास जो होता है वो क्या है? हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है और इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध, मतलब हथियार के साथ प्रतिरोध करना, इजराइल के स्थान पर एक इस्लामी फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए इनका जो है दायित्व प्रतिबद्ध है। ठीक है, अब क्या है, यूएसए जो है, यूरोपीय यूनियन है, इजराइल है, इन्होंने क्या है, हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो दोनों पक्षों को आप समझ गए। एक के लिए वो क्या है, प्रतिनिधित्व मंडल है, प्रतिनिधित्व है, वो संगठन है, और एक के लिए क्या है, वो जो है देख पक्ष के लिए वो आतंकवादी संगठन है। ठीक है, दोनों चीजों को आप समझते रहिए। दोनों पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इजराइल हमास के संघर्ष की पृष्ठभूमि वास्तव में तौर पे क्या है। ठीक है, तो वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान में जो भी जारी युद्ध है उसका मूल कारण क्या है? 75 साल पहले इस इजराइल राष्ट्र की जो स्थापना है, स्थापना से पहले मौजूद है। मतलब 75 साल पहले इजराइल की स्थापना तो हुई, पर उससे पहले भी इसकी जो मूल जड़ें हैं वो मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि भूमि का जिस भाग पर इजराइल अभी वर्तमान राष्ट्र का निर्माण हुआ है, फिलिस्तीन भी जो है, फिलिस्तीनी भी उसी भूमि पर अपनी मातृभूमि के रूप में दावा करते हैं। ये बात सत्य है। ठीक है, फिलिस्तीनी अरब जो है, यानी फिलिस्तीनी अरब के और इजरायली जो है यहूदी होते हैं। ठीक है, ये समान रूप से जो जॉर्डन नदी है और भूमध्य सागर इसके बीच के क्षेत्र का दावा करते हैं। आप देखिए ये है, ठीक है, जॉर्डन नदी। आप बताए ना, जॉर्डन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछेगा, आपको ध्यान देना है आपको। जॉर्डन रिवर मतलब ये गैलायल सागर से और डेड सी के बीच में जुड़ती है ये। ठीक है, ये जमीन के नीचे भी बहती है शायद ये। ठीक है, इसके और जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, उसके बीच की दूरी पे जो है ये लोग अपना दावा करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इस संघर्ष का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? यरूशलेम शहर है। ठीक, यरूशलेम शहर ही जो है वो संघर्ष का प्रमुख केंद्र है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम शहर जो है 3 प्रमुख इब्राहिम धर्म मतलब जो अब्राहम को अपना मूल संस्थापक मानते हैं। ठीक है, ये तीनों धर्म है। कौन कौन से? यहूदी, इस्लाम और ईसाई। ठीक है, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों जो है इब्राहिम धर्म इसको माना जाता है। ठीक है, अब्राहम को ही अपना मूल जो उत्पत्ति का वो बताते हैं। तो इसके लिए अत्यधिक महत्व रखता है। यरूशलेम में 3 जो विवादित स्थल कौन कौन से हैं उसको आप जानते रहिए। यरूशलेम में एक है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद को आपने न्यूज़ में देखा होगा, नहीं देखा होगा गूगल कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं चैनल पे ही, आप देखते रहिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे कवर कर रखा है। तो अल अक्सा मस्जिद क्या है? इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत गए थे। ठीक है, तो ये इसलिए जो है इस्लामिक जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार अल अक्सा मस्जिद जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है और ये यरूशलेम में ही स्थित है। अब एक है पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार का ये एक पवित्र यहूदी स्थल है। पवित्र यहूदी स्थल होने के कारण क्या है, यह उस पवित्र परिसर के निकट है जहाँ पे यहूदी टेम्पल माउंट, जिसे यहूदी टेम्पल बोलते हैं, टेम्पल माउंट बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है चर्च ऑफ होली स्पेल्कर, ठीक है, सेपल्कर है। यह चर्च ईसाई धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में है। कई ईसाइयों का मानना है कि यह चर्च उस स्थान को इंगित करता है जहाँ से जो है यीशु को, जो भगवान यीशु थे, उन्होंने उसको
क्रूज पर चढ़ाया गया था और दफनाया गया था, फिर और वो पुनर्जीवित हुए। तो तीनों धर्मों के दौरान अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उसी के अनुसार इसी चीज की लड़ाई है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन का वास्तविक संघर्ष का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, इजराइल का वास्तविक संघर्ष का इतिहास क्या रहा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास ये रहा कि देखिए, ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया साम्राज्य का काल था। जब ऑटोमन साम्राज्य था यानी उस्मानिया साम्राज्य था, तो उसकी जो विस्तार की जड़ें थी ना, मैप में जब आपको मैं कुछ पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी रहा है और मैंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से ग्रेजुएशन भी की हुई है BHU से, तो मेरा वो बहुत वास्ट एरिया है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो मैं आपको बताऊंगा मैप में अभी, लेकिन अभी बताऊंगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था ना, उसके शासन काल के दौरान इस क्षेत्र में अरब आबादी बहुसंख्यक थी और यहूदी आबादी जो थी वो क्या थी, अल्पसंख्यक थी। मतलब अरब आबादी जो थी वो बहुत बड़ी थी ऑटोमन साम्राज्य के दौरान, और यहूदी अल्पसंख्यक थी। ठीक, तो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान क्या है, फिलिस्तीन में जो अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय थे और बहुसंख्यक अरब समुदाय थे, उसके बीच में शुरुआती झड़पें शुरू हुई थी। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है कि अब यहाँ से जब शुरू हुई तो ये लोग क्या है कि विस्थापित करके फिर सब लोग चले गए, कुछ कहीं जर्मनी चले गए, कहीं मतलब ये सब यूरोप के अन्य क्षेत्रों में इधर उधर लोग सब लोग हट गए थे। ठीक है, अब ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, संघर्ष और तेज हो गया। अब कुछ लोग वहां मौजूद भी थे, कुछ लोग चले भी गए थे, इसलिए 1916 का जो है साइकस पिकोट समझौता था। इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको ध्यान देना है सब चीज़ों को। अब ध्यान दिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर प्रश्न बन ही जाता है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी के कोई वो एरिया नहीं है कि कहीं से आपको सवाल फिक्स है वहां से आएगा, नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर आप चीज़ समझे रहेंगे, इसलिए मैं वीडियोस बना के छोड़ दे रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप एग्जाम्स पहले रिवाइज कर लीजिएगा 1.5x पे लगा के, कि आपको एकदम कंफर्म आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो साइक्स पिकोट जो समझौता था 1916 का, ऑफिस 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र, ये दोनों तो था, ये इसी जो संघर्ष के कारण क्या है, ये उत्तरदायी थे। कहाँ पे, ऑटोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इस क्षेत्र में बहुत सारे युद्ध शुरू हो गए। उसका मुख्य कारण क्या था, साइक्स पिकोट समझौता और 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र। अब साइक्स पिकोट समझौता था, उसके तहत क्या था कि जो फिलिस्तीन है ब्रिटेन का मैंडेट क्षेत्र बन गया था, यानी ब्रिटिश नियंत्रण वाला क्षेत्र बन गया था। ठीक है, साइक्स पिकोट समझौता के तहत जो फिलिस्तीन है वो ब्रिटेन का नियंत्रण वाला क्षेत्र बन गया। अब ठीक है, इस समझौते के बाद क्या है, जॉर्डन नदी के दोनों किनारों पर स्थित फिलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। आप समझ गए, जॉर्डन नदी आपको दिखाए हूं मैं आपको, अभी इसीलिए मैं आपको मैप दिखा दिया पहले। और बाल्फोर घोषणा पत्र 1917 है, इसकी ब्रिटेन ने इस घोषणा पत्र के जरिए फिलिस्तीन मैंडेट वाले जो क्षेत्र है उसमें, उसके भू क्षेत्र में यहूदी आबादी के लिए एक अलग यहूदी राष्ट्र स्थापित करने का वादा किया था ब्रिटेन ने। ठीक है, अपने फिलिस्तीन का जो मैंडेट वाला ये क्षेत्र है उसी में यहूदी आबादी के लिए बाल्फोर घोषणा पत्र से ही ब्रिटेन ने इसको वादा किया था। अब फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अगले दशकों में यहूदी नरसंहार हुए, राष्ट्रवाद हुआ और जायोनी आंदोलन का कारण किया कि विभिन्न महाद्वीपों में अधिक से अधिक संख्या लोग यहूदी लोग इजराइल आने लगे। ठीक है, बहुत सारे अत्याचार उन लोगों पे हो रहे थे, काफी उन लोगों के अत्याचार सहे। इसके चलते क्या हुआ, इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी में काफी बदलाव आया और दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष जो था वो काफी बढ़ता चला गया। ठीक, अब बात आती है कि अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन की योजना और अरब इजराइल युद्ध। अब क्या हुआ कि यूएन ने इजराइल और फिलिस्तीन नाम से दो अलग अलग देशों की योजना बनाई, और इसके अलावा यूएन इस योजना में यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक अलग इकाई बनाने का खाका पेश किया गया था। हालांकि क्या हुआ कि इस योजना को अरब जगत ने, यानी अरब वर्ल्ड जो था, उसने अस्वीकार कर दिया, और इससे क्या हुआ कि खूब हिंसा उस क्षेत्र में भड़क गई थी। ठीक है, तो मई 1948 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने मैंडेट को, यानी जो ब्रिटेन का जो नियंत्रण था ना 1916 वाली संधि के साइक्स पिकोट समझौता के तहत, उसको समाप्त कर दिया। और इसके बाद क्या है कि बाल्फोर घोषणा पत्र के तहत उसको इजराइल को बनाया और इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और इसके चलते क्या हुआ कि अरब जगत के जो अरब वर्ल्ड के 5 देश थे उन्होंने एक साथ मिलकर के इजराइल पे खूब सारा चारों तरफ से हमला कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध में जो है बहुत सारे इजराइल भयंकर चीजें हुई। ठीक है, विनाशकारी परिणाम निकले, इजराइल की जीत हुई, क्षेत्रीय विस्तार कर गया कि लाखों फिलिस्तीनी जो है वो शरणार्थी बन गए, और साथ ही जो है एक राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना न होने के चलते अरब इजराइल संघर्ष के लिए मंच तैयार हुआ। और ये मंच जो है आज भी एक तरह से पूरा मंच छोड़ी स्टेडियम बन गया। अब वहाँ खुला मैदान बन गया, युद्ध होते रहेगा। तो ये उसकी एक शॉर्ट ब्रीफ था इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का, जो कि ऑटोमन साम्राज्य से बताया जा रहा है। पर मुझे आपको कुछ ऐसे पढ़ाना है कि आप चौंक जाएंगे। देखिए कैसे, अब छोड़िए इसको, अब इसको एकदम छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए दूसरे वाले पे। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, किसको दूसरे आर्टिकल पे लाया हूँ, क्योंकि इसको इसी से रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। इसीलिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है और मैं आपको वो करा रहा हूँ। ठीक है,
किसी भी चैनल ने इस तरह से, किसी भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कंटेंट को यूज कर रहा हूँ पर एकदम व्यवस्थित क्रम में, ठीक है। तो अभी आप जानते हैं कि जो इजराइल पे हमला हुआ, आपने देख लिया कि कैसे इजराइल का गठन हुआ और क्यों विवाद की जड़ें थी। पर जो इजराइल पे हमला हुआ 7 अक्टूबर को, ये क्या था, चौथे अरब इजराइल युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पे हमला किया गया। ध्यान देना इस बात को, 50वीं वर्षगांठ थी। और गौरतलब है कि चौथे अरब इजराइल युद्ध को योम किप्पुर युद्ध के नाम जाना जाता है, ठीक है। तो अब योम किप्पुर युद्ध की पृष्ठभूमि मतलब क्या है, आपने देखा कि अब आपने देख लिया कि ऑटोमन साम्राज्य से लेकर के सारी चीजें आपने देखी यहाँ पर कि कैसे इसके सभी पांच अरब देशों ने इसको मिल करके इजराइल पे हमला किया, और इसके बाद जो है इजराइल ने सबको हराया और अपना क्षेत्रीय विस्तार किया। फिलिस्तीन जो है खुद शरणार्थी बन गए, फिलिस्तीनी लोग, ठीक है। और लेकिन उसके बाद भी चीजें क्या है कि अब मंच तैयार हो गई थी इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के लिए। अब उसी मंच से आगे बढ़ते हैं योम किप्पुर युद्ध के तौर पर। योम किप्पुर युद्ध क्या था कि प्रथम जो इजराइल अरब युद्ध हुआ 1948 में, कि तुरंत जब जो गठन हुआ ना इजराइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, तो अरब देशों के गठबंधन और फिलिस्तीन गुटों ने उस पर हमला कर दिया था, ठीक। इसका कारण क्या था कि अरब देश जो थे फिलिस्तीनी दय वाली भूमि पर यहूदी राष्ट्र की स्थापना और यूएन के फिलिस्तीन को 2 अलग अलग देश में विभाजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ थे, और उन लोगों ने मिलकर के वहां हमला कर दिया। तो प्रथम अरब इजराइल युद्ध के बाद क्या हुआ कि इजराइल ने फिलिस्तीन के दावे वाले क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, और बड़ी संख्या में क्या हुआ कि फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बाहर कर दिया। अब इजराइल जो फिलिस्तीन थे, उन्होंने इस जबरन निष्कासन को अरबी भाषा में क्या कहा, नकबा और तबाही बोलते हैं इसको अरबी भाषा में, ठीक है। जो जबरन निष्कासन फिलिस्तीनियों द्वारा किया गया था। तो फिर क्या हुआ कि जब 1948 में ये सब चीजें हुई, तो इसके बाद फिर 1956 में दूसरा अरब इजराइल युद्ध, यानी उसको बोलते हैं स्वेज युद्ध, ये शुरू हुआ। तो स्वेज युद्ध में क्या था, एक तरफ इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं थी, और दूसरी तरफ कौन था, मिस्र थे और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं थी, ठीक है। सेनाएं थी मिस्र और उसके सहयोगी देशों की, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में मध्य पूर्व में ब्रिटिश यानी मिडिल ईस्ट, अब देखिए मिडिल ईस्ट की भी बात एक होती है कि जब अगर आप ये पूरा मान लीजिए, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप बताने के लिए मेरे पास इतना है कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा। देखिए ये आप मान लीजिए ग्लोब है, आप देख रहे होंगे कि ये मतलब देखिए ये छोड़िए ये ऐसे ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका अफ्रीका द्वीप, और ये हो गया आपका ये भारत हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे इजराइल है। तो जो ब्रिटेन और अन्य जो मतलब ये इधर वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी पूरा है, उनको वो लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट, पर हमारे नज़रिए से क्या है, ये वेस्ट एशिया है। अगर हमारे नज़रिए से देखा है तो इसको वेस्ट एशिया बोला जाएगा, पर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उसको मिडिल ईस्ट बोलती है, मिडिल ईस्ट क्षेत्र बोलती है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट इसलिए बोलते हैं कि वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मिडिल ईस्ट। तो वास्तविक तौर पर देखें तो हमारी तरफ से वेस्ट एशिया ही है। तो जो अब देखिए इसमें कि जब स्वेज युद्ध में क्या हुआ, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं थी, दूसरी तरफ मिस्र और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं थी। इस युद्ध में के कारण क्या था कि मध्य पूर्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव को धक्का पड़ा, ठीक है, और यूएसए जो है सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में के उभर पाया, ठीक है। अब तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं 6 दिवसीय युद्ध, 6 डे वार, इसको बोलते हैं 6 डे वार। ये कब हुआ था, 1967 में हुआ था। सन को याद रखना है क्योंकि न्यूज में है, और आपको जानना बेहद जरूरी है कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत किसने की थी, मिस्र के और सीरिया पर इजरायली हमले से शुरू हुई थी। 6 दिवसीय युद्ध का शुरुआत मिस्र पर हमला हुआ और सीरिया पर हमला हुआ, ठीक। और इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ भी जो है वो जमीनी हमले भी शुरू कर दिए थे, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, ठीक है। तो अब देखिए तो इस युद्ध में क्या हुआ कि इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, वेस्ट जॉर्डन के वेस्ट बैंक, ठीक, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम तथा सीरिया के गोलन हाइट्स पे अधिकार कर लिया। आप देखिए इसको मैप में, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए ये क्या हुआ, हाँ ऐसे, ये हो गया आपका सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ भी कब्जा कर लिया, गोलन हाइट सीरिया वाला ये वाला एरिया भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। और ये जो पूर्वी यरूशलेम है पूर्वी वाला जॉर्डन का इलाका, ये वाला भी इसको यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये बहुत भयंकर कब्जा था इस युद्ध में, तो एकदम सब पूरी दुनिया चौंक गई थी। इस युद्ध में क्या हुआ, यूएन की मध्यस्थता में युद्ध विराम भी हुआ, लेकिन क्या है कि कोई जो है इस युद्ध ने मध्य पूर्व के पूरे मानचित्र को बदल के रख दिया, ठीक है। अब इस युद्ध के दौरान अरब लीग ने, जो अरब लीग है, ठीक है, इसने खार्तूम में एक शिखर सम्मेलन में द थ्री नो संकल्प पारित किया। इसका तात्पर्य था कि इजराइल के साथ कोई भी शांति समझौता नहीं होगा, इजराइल को कोई मान्यता नहीं होगी और इजराइल के साथ कोई भी वार्ता नहीं होगी। 3 नो संकल्प पारित किया गया, कहाँ पे, खार्तूम में। किन देशों ने किया, अरब लीग के देशों ने। तो खार्तूम बताइए किस देश में, किस देश की कैपिटल है, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसमें इजराइल के साथ कोई भी शांति समझौता नहीं करना,
इजराइल को कोई भी मान्यता नहीं देगा, इजराइल के साथ कोई भी वार्ता नहीं करेगा, इस बात की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, तो योम किप्पर युद्ध हुआ चौथा अरब इजराइल युद्ध। इंपॉर्टेंट बात ये है, तो 1973 में अक्टूबर में मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों के गठबंधन ने क्या हुआ, यहूदियों की जो पवित्र दिन होता है योम किप्पर दिवस पर इजराइल पे एक आश्चर्यजनक और ज्वाइंट रूप से हमला कर दिया। अब इसका युद्ध क्या था कि 3 विपरीत युद्धों में जो भी मतलब जो हुआ था उसमें उसके सीरिया और मिस्र ने यह युद्ध फिलिस्तीनियों के समर्थन में नहीं किया था। यह युद्ध किस लिए किया था, जो पहले 3 तो उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए थे, पर यह युद्ध फिलिस्तीनियों के समर्थन में नहीं हुआ था। यह युद्ध क्या था कि जो 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल द्वारा अधिकार किए गए अपने अपने क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने की आशा किया गया था। ठीक है, जो महाशक्तियों की भागीदारी, इसमें अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का समर्थन किया और यूएसए ने मिस्र और सीरिया का समर्थन किया अपने पारंपरिक, क्योंकि दुनिया भी उस वक्त भी 2 ध्रुवीय क्षेत्रों में बटी हुई थी, बाइपोलर वर्ल्ड था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि परमाणु हथियारों से संपन्न विश्व के 2 राष्ट्रों के बीच में भी तनाव बढ़ गया और परमाणु युद्ध की भी आशंका बढ़ चुकी थी। युद्ध विराम कैसे हुआ, यूएन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है युद्ध विराम हुआ। तो फिर इसमें क्या हुआ कि योम किप्पर युद्ध के परिणाम क्या निकले, तो इससे क्या हुआ कि सीरिया को विफलता मिली थी। इस सीरिया को कुछ भी सकारात्मक रूप से हासिल नहीं हुआ। इजराइल ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और उपजाऊ गोलन हाइट्स के और अधिक भाग पे कब्जा कर लिया। मिस्र की निष्ठा और अमेरिका के प्रति क्या थी, अब मिस्र ने 1972 में यूएसएसआर के सैन्य सलाहकारों को अपने देश में निष्कासित कर दिया था। युद्ध के बाद जो है मिस्र पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। अब ये घटना पूरे जो मतलब कोल्ड वार के बाद पूरी अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि मिस्र जो है यूएसए के पक्ष में चला गया। यूएसएसआर के अपने जो भी राजनयिक थे, सलाहकार थे, सबको हटा दिया। ठीक है, राजनयिक नहीं, सलाहकारों को। इसराइल की छवि को नुकसान पहुंचा। ठीक है, 1967 के 6 जो वार हुआ था उसमें काफ़ी उस इजराइल की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई थी। हालांकि इस युद्ध के बाद इसके प्रभाव कम हुए और इजराइल को बातचीत के मेज पर लाया गया, इसकी कल्पना जो है मिस्र ने की थी। ठीक है, अब ईरान के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ तेल प्रतिबंध। युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया था। इससे नाराज होकर के जो अरब देश थे उन्होंने अमेरिका को अपने तेल निर्यात रोकने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर तेल मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो गई। हिंसा से कूटनीति की ओर संक्रमण, मतलब क्या हुआ कि इस युद्ध ने जो रुक के जो भी मतलब जो शांति वार्ताएं हो रही थी उसका रास्ता खोल दिया और अरब इजराइल का समाधान होने के लिए एक जो है मेज प्रदान कर दी। ठीक है, तो इसी के बाद जो है ये युद्ध हुआ, तो यहाँ पे ऐतिहासिक समझौता हुआ। अब ये सब समझौते वाले जब अब तक जो है सारी चीज़ें समझौते वाली चल रही थी, जब तक ये युद्ध नहीं हुआ था, जब तक ये हमला नहीं हुआ था। ठीक है, तो कौन सा समझौता हुआ, तो इस युद्ध के बाद जो है कैंप डेविड समझौता हुआ 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कैंप डेविड समझौता। यह समझौता क्या है, अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और मिस्र के बीच हुआ था। ठीक है, इस समझौते ने दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति संधि को संपन्न किया। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि कैंप डेविड समझौता 1978, ठीक है, मिस्र और इजराइल के बीच में। इसका शीर्षक क्या था कि मध्य पूर्व में शांति का फ्रेमवर्क। इस समझौते के 2 भाग थे, एक पहला भाग इजराइल मिस्र समझौता, दूसरी बात क्या उनके बीच में द्विपक्षीय विवाद को समाप्त करना, दूसरा था कि फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल को संघर्ष को समाप्त करके पड़ोसी देशों के साथ उनके विवादों का समाधान करने हेतु सिद्धांतों के लिए निर्धारित करने वाला एक फ्रेमवर्क था। अब क्या है कि जब राष्ट्रपति थे मिस्र के अनवर सादात और इजरायली प्रधानमंत्री मेनकेम बिगिन, इन दोनों को समझौते में योगदान के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार से, शांति के नोबेल पुरस्कार से इन लोगों को सम्मानित किया गया। फिर आया ओस्लो समझौता 1993। अब क्या हुआ कि यह समझौता इजराइल फिलिस्तीन मुक्ति पीएलओ की मतलब संगठन यानी पीएलओ जो है फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी इसके इजराइल के बीच में हुआ था। ठीक है, इस समझौते ने क्या हुआ, वेस्ट बैंक वाला, गाजा पट्टी वाला नहीं, वेस्ट बैंक का, इसके प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई थी ओस्लो समझौता से। ठीक है, और इसी बदले में क्या हुआ कि पीएलओ ने 2 स्टेट संविधान के आधार पर इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी थी। ठीक है, फिर हुआ 1994 में जॉर्डन इजराइल शांति संधि। 1994 में जॉर्डन इजराइल शांति संधि हुई। इस संधि के बाद क्या हुआ, जॉर्डन इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला दूसरा अरब देश बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब इस संधि के माध्यम से क्या हुआ, क्षेत्रीय जो भी विवाद थे उसको सुलझाया गया और जॉर्डन और इजराइल के बीच में राजनयिक और आर्थिक सहयोगों को शुरू कर दिया गया। इजराइल ने यरूशलेम में जॉर्डन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो भूमिका थी उसको जो है यानी कि जो यरूशलेम में बहुत सारे पवित्र इस्लामी स्थलों और संस्थानों में वहाँ की भूमिका को स्वीकार कर दिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया। इसके बाद आता है 2002 में बातचीत का दौर जारी रहता रहा। हालांकि छोटे मोटे झड़प होते रहते हैं पर उसको दरकिनार करके बातचीत की पहले जो थी वो चलती रही। अरब शांति पहल आया।
2002 में इस पहल को सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया था। इसमें इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की पेशकश की गई। इसके लिए इजराइल को फिलिस्तीनी स्टेटहुड समझौते पर हस्ताक्षर करने थे और 1967 में उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों से पूरी तरह से हटना था। अब आता है अब्राहम एकॉर्ड 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट अब्राहम एकॉर्ड। ये क्या था? अब्राहम समझौते पर 2020 में इजराइल, यूएई और बहरीन ने हस्ताक्षर किए। बहुत इंपॉर्टेंट, इस समझौते में यूएसए ने मध्यस्थता की, मोरक्को और सूडान भी इस समझौते में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब सूडान, हालांकि सूडान का भी इजराइल के साथ जो भी समझौता है उसको क्या करना बाकी है। इस पर दो भाग है, मध्य पूर्व में शांति के लिए घोषणा पत्र जारी करना और द्विपक्षीय समझौतों को लागू करना। इस घोषणा पत्र इब्राहिम के संबंध में अरब और यहूदी लोगों के बीच में साझी वंशावली को मान्यता देता है। मध्य पूर्व में सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के बीच में सहअस्तित्व, समझ और सम्मान के लिए इसमें प्रयास भी करता है। समझौते ने अधिक से अधिक क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसे कि अभी क्या हुआ कि इजराइल, भारत, यूएई और यूएसए ने मिलकर I2U2 समूह की स्थापना की। अब देखिए I2U2 की स्थापना हुई, ठीक। हालांकि अब इसको मतलब जो सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सामान्य हो रहे थे, सब चीज़ें पटरी पे चल रही थी। और अभी G20 का सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन में भी जो है ये बात की गई थी। अब मैं आपको उसके पिछले वाले मंथ के मैगजीन में वो पूरी जो पाइपलाइन है, जो कि एकदम ऐसे पूरा इंडिया से होते हुए फिर आपका सारे एकदम अरब वर्ल्ड के कंट्रीज से होते हुए फिर आपको यूरोप तक जो भी पाइपलाइन बिछानी थी, सारी चीज़ उसकी बातचीत हो चुकी थी। और फिर उसके बाद होता है 7 अक्टूबर को हमला। हालांकि निष्कर्ष क्या हुआ कि यौम कुपर युद्ध के बाद हुए शांति समझौते को कभी भी क्षेत्रीय शांति की दिशा में मील के पत्थर व संकेतक के रूप में देखा जाता था, लेकिन जो भी हालिया संघर्ष हुआ उसने उसकी प्रभावशीलता को सवाल खड़े किए हैं। और ये सारी जो चीज़ें हुई, फिर अब आपने देख लिया कि यौम किपर युद्ध यानी कि इजराइल का जो भी ऐतिहासिक संबंध था उसको मैंने आपको बता दिया। फिर आपको यौम किपर युद्ध के बाद से जितनी सारी घटनाएं चली वो हुआ। अब इसके बाद आता है कि 7 तारीख को हमला। तो 7 तारीख के हमले में आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन से हमला हुआ, फिर तूफान का क्या जो भी उसका नाम था, फिर नामकरण क्या था, फिर हमास क्या है, संघर्ष की पृष्ठभूमि आपने देख ही चुका। फिर अब वर्तमान जो युद्ध हो रहा है, अब उसके प्रभाव के बारे में आप जानते हैं। तो ये युद्ध हुआ, अब इससे क्या क्या प्रभाव होगी इस पे हम लोग बात करते हैं। ये सवाल मेंस में बन सकता है, ठीक है। तो मेंस में जो सवाल बनने वाले हैं उसको देखते हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे का केंद्र में आना। इस युद्ध से सबसे बड़ा क्या हुआ कि अब्राहम समझौता जब हुआ, तो अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या हुआ कि अरब देश तेजी से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने में लगे हुए थे, सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और देखा गया कि जो भी अरब इजराइल की जो संबंध सुधार हो रहे हैं, तो फिलिस्तीन का मुद्दा छोटा होता जा रहा था। फिर अब इस जो संघर्ष ने क्या हुआ कि ये पूरी दिशा और दशा को बदल दिया। इस संघर्ष ने छोटे से चीज़ों पे एक मतलब ऐसा फिर आपको पूरे सेंटर में सब चीज़ों को हटा करके उसने फिलिस्तीन के मुद्दे को जो है लाकर रख दिया, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन संबंध, शांति वार्ता। शांति वार्ता क्या मौजूदा संघर्ष अनजाने में हमास की स्थिति को मजबूत कर सकता है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। मतलब आप जानते हैं कि अब जो हमास है वो कहाँ, गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में कौन है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, वहाँ उसको कमजोर करके ये मजबूत हो सकता है। इससे क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो शांति वार्ता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गाजा में इजराइल की भागीदारी, मतलब क्या है कि 2005 में इजराइलियों के लिए डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत क्या था कि स्वेच्छा से गाजा को छोड़ना था। हालांकि अब क्या है कि अब प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा में इजराइल की भूमिका अनिश्चित काल तक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में बनी रहेगी, ठीक है। और वहाँ अब तो समझ आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है कि इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। वहाँ के लोगों के लिए बहुत बुरी स्थितियाँ हैं। बच्चे जो हैं वहाँ पे करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बच्ची कितने ज़्यादा दम तोड़ दिया अस्पतालों में, बहुत भयानक स्थिति है, शब्द नहीं कहा जा सकता इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो कौन झेल रहा है, वहाँ की जनता भी फिर अब जो है झेल रही है। इजराइल की भी जनता झेली है और फिलिस्तीन की भी जनता झेल रही है, यानी कि वेस्ट बैंक और अन्य जो गाजा पट्टी के लोगों की। और ये सब किससे हुआ, ये आतंकवादी संगठनों के द्वारा जो कृत्य किए गए उसके आधार पर हुआ, ठीक है। तो इजराइल फिलिस्तीन संबंध में क्या हुआ कि शांति वार्ता। अब क्या, अब देख लिया आपने ये क्षेत्रीय अस्थिरता। अब क्या क्षेत्रीय अस्थिरता इतनी भयंकर तरीके से उभरी है कि आपको मेंस में लिखना है तो कैसे लिखना है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को केंद्र में आना, ठीक है। ठीक ऐसे बनाएंगे प्रभाव, ठीक, प्रभाव लिखेंगे, एक 4-5 ऐसे बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि फिलिस्तीन के मुद्दे का केंद्र में आना, क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक प्रभाव, ठीक है, सामरिक प्रभाव, ठीक, कूटनीतिक प्रभाव, ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ों को हम लोग बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मानवीय संकट वगैरह सारी चीज़ें। तो क्षेत्रीय अस्थिरता में क्या है कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाली वार्ता को निलंबित कर दिया।
सऊदी अरब में जो बात सऊदी अरब से चल रही थी वो अब जो है निलंबित कर दी गई। बहरीन जो था वो भी अपने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। जबकि बोलिविया ने क्या है, बोलिविया जो था आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली इजराइल के साथ अपने जो राजनयिक संबंध है उसको भी समाप्त कर लिए हैं। ठीक, इससे क्या हुआ, मिस्र, जॉर्डन और अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने और बंधकों और युद्ध के बंदियों की रिहाई की संभावनाओं को ये प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो युद्ध हुआ तो हमास ने बहुत सारे इजरायलियों को कब्जा करके उसको उन लोगों को बंधक बना करके अपने पास ले गए और वर्तमान में भी बहुत कुछ लोग छूटे हैं, कुछ लोग अभी उसके पास ही हैं, उन लोगों को अता पता नहीं है। आर्थिक तौर पे देखिए, मौजूदा संघर्ष वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी से प्रेरित जो मुद्रास्फीति है उससे झेल रही है। यानी अब जो स्थिति जन्य जो मुद्रास्फीति है उसको झेली, इसको बोलेंगे स्थिति जन्य मुद्रास्फीति। स्थिति जन्य मुद्रास्फीति यानी क्या है, यहाँ पे युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है तो रूस यूक्रेन युद्ध में आप देखे होंगे किस प्रकार से अनाज के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। क्यों बढ़ोतरी हुई थी? रूस काला सागर जो है वो समझौता हुआ था, यूक्रेन काला सागर, वहां से जो है, जो यूक्रेन क्या है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप है, और जो यूरोप वहां से कितने सारा, मतलब मैंने आपको ये जुलाई वाले जो मैगजीन उसमें बताया है कि कैसे काला सागर समझौता जो था वो रूस ने रद्द किया और उससे व्यापार को प्रभावित किया है। तो उससे महामारी से जो भी, और महामारी है रूस यूक्रेन युद्ध है, उससे जो भी मुद्रास्फीति पैदा हुई है, स्थिति जन्य मुद्रास्फीति प्रेरित हुई है, उससे जो है ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था झेल रही है। वैश्विक कमोडिटी वस्तु जिन्स बाजार, ये सब क्या है कि इससे जो है अगर लंबे समय तक चलता रहा तो तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा, कमोडिटी बाजार में बाधाएं होंगी, सप्लाई चेन बाधित होगा, तेल उत्पादन बाधित होगा, और क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो भी ओपेक देश है उनकी जो हिस्सेदारी है, ओपेक कंट्री तेल के जो समूह हैं, तेल उत्पादक देशों की, उनका एक समूह है, वो 32% की हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है, व्यापार देखिए तो यहीं पे आप देखेंगे तो स्वेज नहर है, सिनाई प्रायद्वीप से सटा हुआ, फिर जो आप देखेंगे तो स्वेज नहर है। इससे क्या है कि स्वेज नहर एशिया यूरोप के बीच में प्रमुख समुद्री मार्ग है, ये एक मार्ग भी है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% यहीं से जाता है। तो ऐसे में जो है अगर यहाँ युद्ध फैलेगा, यहाँ विवाद होगा तो फिर यहाँ पे बवाल होगा, और इससे संघर्ष से पूरे मध्य पूर्व में जो होर्मुज जल डमरू मध्य के मध्य होने वाले व्यापार है वो खतरे में पड़ेगा। वैश्विक तेल का व्यापार लगभग 20% यहीं से होता है, जो होर्मुज जल डमरू मध्य के मध्य से होता है। ठीक है, संघर्ष में क्या है कि संघर्ष में ईरान के शामिल होने से जो भू आबद्ध राज्य यानी कि जो लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक मध्य एशिया है, उसके बीच में क्या व्यापार बाधित होगा। आप देखेंगे वैश्विक स्थिति में तो जो ईरान है, मध्य एशिया पूरी तरह से लैंडलॉक है, और वहाँ ईरान बैक सपोर्ट तो किया ही है, ईरान खुले तौर पर जो है इजराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ है। अगर वो युद्ध में शामिल होगा, या अब तो संभावनाएं कम है, पर अगर शामिल हो जाता है फिर भविष्य में, तो फिर वो क्या होगा कि फिर पूरी मध्य एशिया के लिए एक संकट बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या, क्योंकि ये जो है मध्य एशिया क्या है, कृषि उत्पाद, कच्चे मालों और खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और उसके लिए जो है एक प्रवेश द्वार का है ईरान ही है। ठीक है, ईरान में भारत चबाहार पोर्ट को विकसित कर रहा है। ठीक है, उर्वरक आपूर्ति, आप जानते होंगे अशदोद बंदरगाह बताया मैंने, पोटास के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ से 3% इसी माध्यम से होता है जो व्यापार होता है। गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा बढ़ जाएगी, ये सवाल पूछेगा यूपीपीसीएस में 100% पूछेगा। आप देख लीजिएंगे कि अब ये देखिए, ये पहले क्या था, ये आप 1947 में कि यूएन की ओर से पार्टीशन प्लान दिया गया था, जिसमें आप देखेंगे जो रेड वाला है ये क्या है, आपका फिलिस्तीन है, और ये ग्रे है वो आपका इजराइल है। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति में आप देख लीजिए कि ये सब चीज़ें कहाँ से सिमट कर रह गई हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब आप देखिए मानवीय संकट तो हुआ ही है, मानवीय संकट तो बहुत सारा हुआ है, मानव जीवन को समझ खतरा हुआ है। गाजा में बिजली, पानी, ईंधन, भोजन, चिकित्सा सब कुछ प्रभावित हुई है, मानवीय क्षति हुई है, लोगों को जाने गई हैं, और कितने हजार लोग दोनों तरफ से मर चुके हैं। ठीक है, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। इजराइल को दिया जाने वाला को भी जो निर्यात होगा वो प्रभावित होगा। इजराइल बंदरगाहों पर परिचालन बाधित हो रहे हैं, अडानी पोर्ट वहीं पे है। ठीक है, जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसमें क्या है, अडानी पोर्ट मतलब वो पोर्ट नहीं, वहाँ पे व्यापार है उसका, अडानी ग्रीन्स का शायद, वो प्रभावित हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसमें पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग, पेंट्स, पैकेजिंग, कपड़ा, रसायन आदि जो प्रभावित होंगे। भू सामरिक तौर पर देखें तो इजराइल और अरब देशों के बीच में संबंधों को सामान्य होने से भारत को अपनी वैश्विक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा, और इस कारण भारत किस क्षेत्र में किसी भी तरह का संघर्ष का प्रबल विरोध करता है। कनेक्टिविटी संबंधी प्रयास, अब क्या होगा कि युद्ध ने भारत मध्य पूर्वी जो आर्थिक गरियाला है, यानी कि आईमेक परियोजना जो थी उस पर नकारात्मक प्रभाव डाला। अभी तो G20 में यही आईमेक परियोजना का प्रस्ताव किया गया था, सब कुछ अभी किया जाना था, तब तक ये हमला हो गया, अब सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। इसके बारे में, आईमेक के बारे में मैंने आपको पिछले मंथ की मैगजीन्स में IR वाले सेक्शंस में बहुत अच्छे से कराया है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आईमेक की घोषणा हाल ही में जो है
भारत, सऊदी अरब, यूएसए और यूएई ने की थी। इस गिरहरे का उद्देश्य क्या था कि भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप के बीच में वाणिज्यिक, ऊर्जा और डेटा के आवागमन को सुविधाजनक बनाना है। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम लोग कि इजराइल हमास के बीच में, निष्कर्ष जाने से पहले भारत का रुख देख लेते हैं इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पे। तो पश्चिम एशिया जो है हमारे नजरिए से, भारत क्या है, ये पश्चिम एशिया है, यूरोप के नजरिए से वो मिडिल ईस्ट है और वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से। तो पश्चिम एशिया के साथ क्या, भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है हमारे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है तो यह क्षेत्र क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त क्या है, यहाँ पे प्रवासी भारतीयों की जो स्थिति है, उपस्थिति है, व्यापार है, निवेश है, इसको देखते हुए क्षेत्र में शांति बहुत जरूरी है। इस आधार पर क्या है, भारत 2 स्टेट समाधान का समर्थन करता है। आरंभ में भारत ने यूएन में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना और इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। 1950 में भारत औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी। 1992 में जो है पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। और 2017 से क्या है, भारत, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों मामलों में डी हाइफनेशन की नीति का पालन कर रहा है। डी हाइफनेशन नीति के तहत क्या है, भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अलग अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया है। अब आता है निष्कर्ष। ऑफिशियली यही बात है, हमको लिखना क्या है, हमको भारत के रुख पर यही लिखना है। ठीक है, 2017 से भारत के डी हाइफनेशन नीति को जरूर लिखना है। ठीक है, तो और ये बात जाने कि हमारे सामरिक हित जुड़े हुए हैं, ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है, भारतीयों की उपस्थिति है, व्यापार है, निवेश है, सब क्षेत्र देखते हुए हमें भारत को इस क्षेत्र में शांति स्थापित करवाना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, इजराइल और हमास के बीच में जो मध्यस्थता है वो संघर्षों के मूल कारणों का पूरी तरह समाधान नहीं कर पाएगी। फिलिस्तीन, शरणार्थियों और यरूशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करना भी आवश्यक है। इजराइल और हमास के बीच में शांति दोनों पक्षों की वार्ता में शामिल होने की इच्छा और बदलते जो क्षेत्रीय परिदृश्य हैं उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका जो होती है उस पर भी निर्भर करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका क्या है, वो इस समय संदिग्ध बनी हुई है। यूएस से अलग छोंप चढ़ी हुई उसको, और यूएसएसआर तो अलग ही कूद रहा है। यूएसआर नहीं, सॉरी, यूएसआर अब कहाँ रह गए, रूस, रसिया अलग ही कूद रहा है। चाइना का तो सब संदिग्ध है ही, देख ही रहे हैं आप स्थिति। तो यही सब चीजें हैं, ये नेतृत्वकर्ता जो वैश्विक स्तर पे हैं, ये कहीं ना कहीं वो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का कंटेंट। अभी इसमें कुछ चीजें और हैं, ये छूटा हुआ क्या है, फिलिस्तीन में अन्य संगठन भी हैं। फतह, ये क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी संगठन है। 1948 में इसका गठन हुआ था, 1950 में कुवैत में। और इसके खिलाफ इसका संस्थापक कौन थे, यासिर अराफात थे। इसका उद्देश्य क्या था, इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना। पीएलओ है, 1964 में काहिरा में जो अरब लीग हुआ था, इसमें पीएलओ की कल्पना की गई थी। इसका एकमात्र क्या लक्ष्य है कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना है। ठीक है, अरब लीग और यूएन महासभा ने आधिकारिक लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर पीएलओ को जो है वैध मान्यता दी। ये यूपीएससी यहाँ टारगेट कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। पीएलओ सशस्त्र संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराने की इसके परिकल्पना है, पर यहाँ पे अरब लीग और यूएन महासभा, यूएनजीए, इसने आधिकारिक तौर पे इस फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकमात्र वैध प्रतिनिधि के तौर पे इसको मान्यता दी हुई है। ठीक, यासिर अराफात के नेतृत्व में क्या है, 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पीएलओ फतह में एक मुख्य दल बन गया था। ठीक है, जुड़ गया था। 1990 के शुरुआत दशक में शुरू में क्या हुआ कि फतह के नेतृत्व वाले पीएलओ ने आधिकारिक तौर पे घोषणा की कि वे सशस्त्र प्रतिरोध को त्याग देंगे और वार्ता के माध्यम से 2 स्टेट समाधान को लागू करेंगे। इस घटनाओं का कारण क्या हुआ, हमास का उदय हुआ। ठीक है, हमास का उदय इसी कारण से हुआ था क्योंकि इसी के विरोध में हुआ था कि नहीं हम लोग करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे, अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, यानी ओस्लो जो समझौता बताया ना 1994 में, इसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। इसे गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर सीमित सुशासन के लिए अंतरिम निकाय के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, ओस्लो समझौता क्या है, पीएलओ और इजराइल सरकार के बीच में होता है। इस समझौते का लक्ष्य क्या था, 2 स्टेट समाधान को ला करके दशकों के संघर्ष को समाप्त करना। फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीएलओ की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उल्लेखनीय कि पीएलओ अंतर्राष्ट्रीय निकायों में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो नेतृत्व है प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, जो एक प्रधानमंत्री और सरकार की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री और सरकार को निर्वाचित विधान परिषद का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। वर्तमान में क्या है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करती है। इसके प्रमुख कौन है, महमूद अब्बास है। महमूद अब्बास पीएलओ और फतह के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान की स्थिति ये है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इजराइल हमास युद्ध के बारे में बताया कि सुर्खियों में क्यों रहा और तथ्य बता दिए। ठीक, इसके बाद में सीधे आ गया था आपको इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष बताने, इसके और ये हमास के बारे में और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले मैं समझाया। फिर मैं सब कुछ छोड़ के मैं कहाँ चला गया, आपको चला गया था योम किप्पुर युद्ध पे, और योम किप्पुर युद्ध के सारी चीज़ों को बताया। इसके बाद से मैंने आपको बताया कि कैसे जो है इसके परिणाम हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे शांति समझौते, कैंप डेविड, ओस्लो समझौता, जॉर्डन इजराइल समझौता, फिर अब्राहम एकॉर्ड, ये सब हुए।
और इसके बाद फिर बताया कि इस युद्ध के क्या परिणाम पड़ सकते हैं, इस युद्ध के क्या परिणाम पड़ रहे हैं, भारत पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत का रुख क्या है, और फिर निष्कर्ष हमने बता दिया। तो ये था कि मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में 2 आर्टिकल में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस सारी चीज़ों को होलिस्टिक वे में विजन आईएस के ऑफिशियली जो मैगजीन है उसी से हमने आपको करा दिया है। ठीक है, पूरा क्रेडिट जाता है विजन आईएस को, इन्होंने इतनी बेहतरीन मैगजीन बनाई। और थोड़ा क्रेडिट मुझे दीजिएगा कि मैंने आपको आसानी से मतलब सिस्टमैटिक वे में कि कब कौन सी चीज़ इसमें से किधर से पढ़नी है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, वैसे अगर आप अपने तरह से पढ़ते तो सब कुछ आप गड़बड़ कर देते, मतलब आप चीज़ें समझ नहीं पाते या फिर आप छोड़ देते या समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या है कि कौन सी चीज़ें क्या दी हुई हैं ये एक बार मैं जब आपको देख लेता हूँ तो फिर मैं आपको समझाता हूँ तो आपको चीज़ें आ जाती होंगी, उम्मीद है मुझे। तो वीडियोज़ कैसी लगी हैं और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चीज़ें आपको मैंने जो मैपिंग बताई, जो भी चीज़ें मैंने मैपिंग बताई, ये मैप वाला सारा चीज़ें गैलाइल सागर वगैरह, गजापट्टी और ये जो असदूत बंदरगाह, इसको ध्यान देना है और सारी चीज़ों को हमको देखते जाना है। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।